This is lecture number 7th of SHM and in this part हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, आपको पता है टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√L/g, जो हम लास्ट क्लास में इसके ऊपर डिस्कशन किया था हम लोगों ने इसके ऊपर। अब देखिए, अलग अलग कंडीशन में आपको क्या करता है, जो सिंपल पेंडुलम है उसको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में उसका टाइम पीरियड पूछता है। कभी पेंडुलम को लिफ्ट में ले जाएंगे, कभी पेंडुलम को हम किसी कार में एक्सेलरेट करवाएंगे। तो टाइम पीरियड कैसे चेंज करता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। चाहे कोई सा भी केस हो, यहां हम क्या करेंगे, जी इफेक्टिव ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर जी इफेक्टिव हमें मिल गया तो हम आसानी से टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है, मान लीजिए आपके पास एक लिफ्ट में सिंपल पेंडुलम और लिफ्ट ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो नीचे जी लगेगा। तो इस केस में अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो यहां जी इफेक्टिव आपको पता है G+A लेते हैं, दोनों अपोजिट तो G+A। तो यहां टाइम पीरियड जो होगा दैट विल बी 2π√L/g इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव के जगह पे G+A लेंगे। डन। सिमिलरली अगर जो लिफ्ट है आपका वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है और नीचे जी लगेगा, तो जी इफेक्टिव आप G-A लेते हैं, आप पढ़ के आते हैं एनएलएम में। तो यहां जो टाइम पीरियड लिखेंगे जी इफेक्ट के जगह पे G-A लिख देंगे। और अगर आपसे बोल दे कि एक लिफ्ट जो है फ्री फॉल कर रहा है, तो फ्री फॉल का मैंने आपको कंडीशन बताया था। क्या कंडीशन था? फ्री फॉल लिफ्ट तभी करेगा जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाए, तो उस केस को हम फ्री फॉल बुलाते हैं। और फ्री फॉल में आप जी इफेक्टिव निकालिएगा तो वो 0 आएगा, और जी इफेक्टिव 0 आएगा तो टाइम पीरियड हो जाएगा समथिंग अपॉन 0, यानी टाइम पीरियड हो जाएगा इन्फानाइट। और अगर टाइम पीरियड इन्फानाइट हो जाएगा तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड इन्फानाइट तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिंपल पेंडुलम लिफ्ट ऐसे लिफ्ट में लगा हुआ है जो फ्री फॉल कर रहा है, तो वो सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं करेगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। नेक्स्ट एक और केस डिस्कस करिए। मान लीजिए आपके पास एक कार है और इस कार को हम राइट की तरफ ए एक्सेलरेशन दिए और इसमें एक सिंपल पेंडुलम है। तो आपको पता है कि एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जब हम जाते हैं तो वहां सूडो फोर्स लगता है। सूडो फोर्स में मास ऑब्जेक्ट का लेते हैं, एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का लेते हैं, नीचे mg लगेगा। तो इस पे नेट जो फोर्स लगेगा वो लगेगा m√g² + a²। तो जी इफेक्टिव कितना बोलेंगे? जी इफेक्टिव बोलेंगे √g² + a²। तो यहां अगर टाइम पीरियड लिखना होगा तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2π√L/g, पर जी के जगह जी इफेक्टिव लेंगे, जी इफेक्टिव की जगह √g² + a² डालेंगे। और अगर आपसे ये एंगल थीटा पूछते तो दिस एंगल थीटा tan थीटा विल बी इक्वल टू A/g। इसको बुलाते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड, याद रखिएगा। और एक कंडीशन और याद रखिएगा कि यहां एसएचएम होने के लिए जो कार का एक्सेलरेशन है दिस शुड बी वेरी वेरी लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक आपसे पूछता है मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वर्टिकल लाइन, यानी कि यहां से मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देखिए अभी थीटा पे है, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां तक होगा, तो ये थीटा एक और थीटा, तो 2 थीटा हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स A/g। तो ये मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी याद रखिएगा फ्रॉम वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट आइए हम डिस्कस करते हैं कि एक आपके पास सर्कुलर रोड है, रोड का रेडियस R है और इस पे एक वेन जा रहा है, ये कार जा रहा है, ठीक है, और इसमें पेंडुलम लगा हुआ है। तो आपको पता है जी इस पे क्या करेगा, एक बेसिकली बाहर आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू होता है mv²/r। तो इस पे एक्सेलरेशन लगेगा बाहर v²/r, नीचे g लगेगा, तो नेट एक्सेलरेशन होगा √g² + v²/r, और यही g इफेक्टिव होगा। और टाइम पीरियड निकालना है इस पेंडुलम का जो इस कार में लगा हुआ है, तो टाइम पीरियड विल बी 2π√L/g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव के जगह पे ये वैल्यू डालेंगे। और tan थीटा क्या हो जाएगा v²/rg। ये जो थीटा है वर्टिकल से, ये tan थीटा विल बी इक्वल टू v²/rg। जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन बोला कि आपके पास एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, और सिंपल पेंडुलम अभी एक बेसिकली एक पार्ट से वो हैंग कर रहा है, एक रिजिड सपोर्ट से हैंग कर रहा है, और उसका टाइम पीरियड है t1, राइट। फिर आपको बोला कि अब हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को जो यहां से हिंज्ड है
इस पूरे सिस्टम को ऊपर की ओर हम इस इक्वेशन से उसको मूव करवाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? पहले सिंपल पेंडुलम ये सा था, टाइम पीरियड T1। अब क्या करें, पूरे सिस्टम को हम ऊपर मूव करवाते हैं इस इक्वेशन से, y इक्वल टू KT²। तो अब आपको बताना है कि यहां जो टाइम पीरियड होगा और ये टाइम पीरियड, इन दोनों का रेशियो। तो देखिए आपको क्या किया, पूरे सिस्टम को मूव करवाया है ऊपर y डायरेक्शन में, पॉजिटिव y में, किस इक्वेशन से, इधर। तो आप क्या करिए, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, y इक्वल टू KT²। एक बार डिफरेंशिएशन 2t और k कांस्टेंट बाहर, और एक्सेलरेशन निकालिएगा एक बार और डिफरेंशिएशन, तो 2k, और k का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है वो 1 के बराबर है। तो यानी कि पूरे सिस्टम का y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब सिंपल सा फंडा यूज करेंगे, यहां जो टाइम पीरियड होगा T2 दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L अपॉन जी इफेक्टिव। वो एक्सेलरेशन ऊपर है, जी नीचे होगा, तो जी इफेक्टिव जो हो जाएगा वो जी प्लस ए हो जाएगा, और जी आपको क्वेश्चन में बोला है 10 यूज करने के लिए। तो क्या करिएगा, देखिए टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। दोनों पेंडुलम का लेंथ सेम है, तो लेंथ तो कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां से रेशियो लीजिए, पहले जी 10 लेंगे, बाद में जी हो जाएगा 10 प्लस 12, क्योंकि जी इफेक्टिव जी प्लस ए होगा, तो 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 10 आपके पास रेशियो आएगा। आइए नेक्स्ट केस की डिस्कस करते हैं। आपको बोला कि मान लेते हैं आपके पास एक पेंडुलम है जिसका मास m है, वॉल्यूम v है, और उसका डेंसिटी सिग्मा है। अभी ये पेंडुलम एयर में है, तो एयर में इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, हमें पता है। अब हम क्या करते हैं, यही पेंडुलम को जिसका मास m है, वॉल्यूम v है, डेंसिटी सिग्मा है, इसको हम क्या करते हैं, एक ऐसे वाटर में ले जाते हैं जिसका डेंसिटी रो है। तो आपको पता है जैसे आप इसको वाटर में ले जाइएगा, इसके ऊपर बॉइंट फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू होगा रो वी जी। यहां पे ये वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स, रो लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और जी तो जी ही है। तो यहां पे एक तो इसके ऊपर लगेगा नीचे mg, ऊपर बॉइंट फोर्स। तो नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, नेट फोर्स लिखेंगे mg माइनस रो वी जी, यानी कि बॉइंट फोर्स। तो mg अगर हम बात करते हैं, एफ नेट कितना है, एफ नेट तो नीचे mg है, तो mg नेट की बात करते हैं, दैट विल बी mg माइनस रो वी जी। तो यहां से g नेट निकालेंगे तो दैट विल बी g माइनस रो वी जी, मास से हम डिवाइड करते हैं तो यहां पे हो गया। तो यहां से देखिए जो लिक्विड में टाइम पीरियड है, वो हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी नेट, और जी नेट आ गया g इंटू 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो ये जी नेट यहां पे यूज करेंगे तो लिक्विड में टाइम पीरियड आ गया। ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में रखा हुआ है, और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ पेंडुलम का जो बॉब है। तो ये जी नेट यहां डालेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। अब देखिए 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, ये तो एयर में है, तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो टी टाइम पीरियड इन लिक्विड दैट विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड इन एयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। तो ये आपको याद होना चाहिए। आइए नेक्स्ट केस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपके पास एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम का मास m है और इस पे चार्ज q है। तो अगर चार्ज q है और हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड नीचे माइनस y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हुए हैं, तो आपको इसका टाइम पीरियड बताना है। तो देखिए इस पे नीचे लगेगा g, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नीचे फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा आपके पास q इंटू ई, राइट। और फोर्स होता है आपके पास मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया क्यू ई अपॉन एम, यानी नीचे जी और नीचे ही एक्सेलरेशन है क्यू ई अपॉन एम, तो जी इफेक्टिव आ गया जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी इफेक्टिव डालेंगे, जी इफेक्टिव की जगह ये डालेंगे तो आपके पास टाइम पीरियड का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंड पेंडुलम के बारे में। देखिए सेकेंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड फिक्स होता है 2 सेकेंड, यानी एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड हमेशा फिक्स होता है 2 सेकेंड। तो आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो गया, टाइम पीरियड फिक्स हो गया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब कि आप जी में चेंज करिएगा तो आपके पास जो लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम है उसमें भी चेंज आएगा।
तो हम यहां से बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज 2 सेकेंड, बट इट्स लेंथ कैन बी चेंज्ड। अब कैसे लेंथ चेंज करते हैं, आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम एट सरफेस ऑफ अर्थ एंड सरफेस ऑफ मून। यानी एक बार आप सरफेस ऑफ अर्थ पे हैं, एक बार आप सरफेस ऑफ मून पे हैं। आपको यहाँ पे एक डाटा काम में आएगा कि जो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के कंपेयर में 1.6 टाइम्स होता है, तो ये आप यूज करिएगा। तो देखिए टाइम पीरियड ऑन मून ऑफ सेकेंड पेंडुलम और टाइम पीरियड ऑन अर्थ, ये दोनों तो इक्वल होगा, क्योंकि सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, चाहे आप अर्थ पे ले जाइए चाहे आप मून पे ले जाइए, तो टाइम पीरियड तो फिक्स हो गया 2 सेकेंड। अब आप अर्थ पे बात करिए, तो अर्थ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे 2 पाई रूट अंडर लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय जी ऑफ अर्थ। तो टाइम पीरियड तो 2 हो गया, राइट। अब देखिए यहां पे क्या करना है, आपको एक और डाटा याद रखना है। जब भी आपको जी के जगह जी को आपको क्या करना है, जी को आपको पाई स्क्वायर से सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि जी का वैल्यू होता है आपको पता है 9.8 होता है और पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो इसका मतलब 3.14, तो लगभग ये दोनों इक्वल ही आते हैं। तो जी के जगह पे हम पाई स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे केस में, तो जी के जगह पे हम पाई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जी के जगह पे हम पाई स्क्वायर लिखेंगे। तो यानी कि जो सेकेंड पेंडुलम का लेंथ है अर्थ पे वो आ जाएगा 1 मीटर, राइट। अब एक बार लेंथ आ गया अर्थ पे 1 मीटर, तो आपको पता है कि सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तो लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। तो हम यहां से रेशियो ले लेंगे, लेंथ ऑन मून डिवाइडेड बाय लेंथ ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय जी ऑफ मून डिवाइडेड बाय जी ऑफ अर्थ, और इन दोनों में रिलेशन आपको पता है GE/6 होता है, और लेंथ ऑफ अर्थ हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1 मीटर, तो यहां से वैल्यू डालेंगे, आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक हाइपोथेटिकल पेंडुलम बनाएंगे। हाइपोथेटिकल पेंडुलम कहने का मतलब कि उस पेंडुलम का जो लेंथ होगा वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में होगा। अभी जो हम पढ़ते आते थे कि पेंडुलम का जो लेंथ है वो अर्थ के रेडियस के कंपेयर में बहुत छोटा था, पर अब जो पेंडुलम होगा उसका लेंथ अर्थ के रेडियस से या तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा या लगभग उसके बराबर होगा। तो ऐसे केस में हम जो पेंडुलम का जिसका लार्ज लेंथ है उसका टाइम पीरियड लिखते हैं 2 पाई रूट अंडर 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर इंटू जी। तो ये टाइम पीरियड क्या है, बहुत लार्ज पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड है। वापस सुनिए, 2 पाई रूट अंडर 1 अपॉन ब्रैकेट में 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर इंटू जी। अब ध्यान से सुनिए, अगर जो पेंडुलम का लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो गया तो एल लेस देन आर यानी 1 अपॉन एल जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1 अपॉन आर। तो अगर 1 अपॉन एल विल बी ग्रेटर देन 1 अपॉन आर, तो जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, जो हम पहले भी पढ़ के आते थे। छोटे लेंथ वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड ये होता था। ये कहां से आया, इसी फॉर्मूले से। अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं लेंथ को इनफाइनाइट कर दिए, तो यहां लेंथ को इनफाइनाइट रखिए, तो इनफाइनाइट रखिएगा, तो यहां से जो टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी 2 पाई रूट अंडर आर अपॉन जी। अब देखिए ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ये जी ऑन अर्थ है, इन दोनों का वैल्यू आपको पता है, 2 पाई का वैल्यू पता है, तो जब आप इसे यहां पे वैल्यू पुट करिएगा, तो अगर किसी पेंडुलम का लेंथ इनफाइनाइट है तो उसका टाइम पीरियड होता है 84.6 मिनट, यानी कि ये लगभग 1.5 घंटा के बराबर है। तो अगर आपसे पूछे कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि इनफाइनाइट कर दो, मैक्सिमम इनफाइनाइट टाइम पीरियड होगा। लेकिन जैसे ही आप टाइम पीरियड इनफाइनाइट करते हैं तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा, यानी कि वो पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं करेगा, तो टाइम पीरियड कहां से लिखेंगे। तो याद रखिएगा, मैक्सिमम टाइम पीरियड चाहिए तो लेंथ ऑफ इनफाइनाइट रखिएगा, तो टाइम पीरियड आपके पास आ गया 1.5 घंटा। इसको कैसे याद रखने हैं कि क्लास आपका चलता है 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा है, तो 1.5 घंटा मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा किसी भी पेंडुलम का, बाकी सबका इससे कम ही होगा। सो इट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन ऑसिलेटरी कंडीशन, राइट, याद रह जाएगा। अब अगर मान लीजिए उस पेंडुलम का जो लेंथ है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल आ जाए, तो आप क्या करिएगा, हाँ इस फॉर्मूले में एल के जगह पे आर रखिएगा, आर रखिएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। तो अब जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा वो होगा 2 पाई रूट अंडर आर अपॉन 2 जी। अब भी देखिए आपको रेडियस ऑफ अर्थ पता है 6400 किलोमीटर,
जी आपको पता है, 2 पाई का वैल्यू आपको पता है। तो अगर किसी पेंडुलम का लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल आ जाएगा तो उसका टाइम पीरियड होता है 59.8 मिनट या 1 आवर के इक्वल। तो ये 2 टाइम पीरियड आपको याद होना चाहिए। डन। नेक्स्ट आइए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या है कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनिए। आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि आपके पास 2 सिंपल पेंडुलम है, एक शॉर्ट पेंडुलम है, एक लॉन्ग पेंडुलम है। मतलब एक का लेंथ शॉर्ट है, एक का लेंथ लॉन्ग है। तो मान लीजिए ये है आपके पास शॉर्ट पेंडुलम जिसका लेंथ हम LS डिनोट करते हैं, शॉर्ट पेंडुलम का लेंथ, और LL हम डिनोट करते हैं लॉन्ग पेंडुलम का लेंथ। ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है उसको लिखते हैं TS, शॉर्ट पेंडुलम का टाइम पीरियड, और TL लॉन्ग पेंडुलम का टाइम पीरियड। अब ध्यान से देखिए, अगर अगर ये शॉर्ट है पेंडुलम तो ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। अगर ये लॉन्ग पेंडुलम है तो आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर L/G। तो अगर कोई पेंडुलम लॉन्ग है तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो यानी कि लॉन्ग वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड शॉर्ट वाले के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब फ्रीक्वेंसी कम। यानी कि ये जो बड़ा वाला पेंडुलम है ये धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा, इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। पर छोटा वाला पेंडुलम, इसका टाइम पीरियड कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, यानी बहुत तेजी से ऑसिलेट करेगा। तो कहने का क्या मतलब है, आपसे पूछता है कि वो मिनिमम टाइम बताइए जब दोनों सेम फेज में आ जाएगा। सो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि वो मिनिमम टाइम पीरियड बताइए जब ये दोनों सेम फेज में आएगा। देखिए सेम फेज में क्या होगा, क्या कब आएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक तो जब दोनों इनिशियली स्टार्ट होंगे तो सेम फेज से स्टार्ट होंगे, और फिर क्या करेगा, जो छोटा वाला पेंडुलम है वो तेजी से वाइब्रेट करेगा और बड़ा वाला पेंडुलम धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा। तो मान लीजिए ये आधा फेज तक ही पहुंचा था तो ये पूरा कंप्लीट रोटेशन कर दिया। यानी कि हम बात करते हैं t=0 पे, ये सेम फेज में होगा जब ये स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा तो दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक बहुत तेज मूव कर रहा है, एक बहुत धीरे मूव कर रहा है, यानी कि ये डिफरेंट फेज में आ जाएगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे वापस से ये सेम फेज में आ जाएगा। कब? 0 डिग्री से स्टार्ट किया था, वापस 2 पाई पे सेम फेज में आ जाएगा। तो यही टी मिनिमम है, वापस और सेम फेज पे आएगा, 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई। पर मिनिमम टाइम में तो सेम फेज में आने के लिए एंगल 2 पाई होना चाहिए। यानी कि यहां पे एक ऑसिलेशन का डिफरेंस होना चाहिए। तो आपसे यही पूछता है कि टाइम पीरियड जो मिनिमम आएगा, तो जो मान लीजिए जो बड़ा वाला पेंडुलम है जिसका लेंथ ज्यादा है वो n ऑसिलेशन करता है, तो छोटा वाला का तो ऑसिलेशन बहुत तेज होगा, तो वो n+1 ऑसिलेशन, क्योंकि मिनिमम में n+1 ही लेंगे क्योंकि एक ही ऑसिलेशन का डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर बड़ा वाला पेंडुलम n ऑसिलेशन करता है तो छोटा वाला पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा वो n+1 हो जाएगा, टी मिनिमम के बराबर। ठीक है। और TL क्या है, टाइम पीरियड ऑफ लॉन्ग पेंडुलम। TS क्या है, टाइम पीरियड ऑफ शॉर्ट पेंडुलम। अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है वो सीखिए। आपको बोल के देगा कि सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 1.21 मीटर, राइट। सो आपको लेंथ गिवन है और बोला स्टार्ट ऑसिलेशन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, यानी इनिशियल फेज सेम है फ्रॉम सेम पोजीशन, राइट। आपको बोला फाइंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बोथ पेंडुलम एंड मिनिमम टाइम आफ्टर व्हिच बोथ द पेंडुलम विल बी इन द सेम फेज। देखिए बहुत अभी जो हमने पढ़ा है बहुत सिंपल सा है। देखिए आपको मिनिमम टाइम में सेम फेज में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, जो टाइम पीरियड है बड़े वाले पेंडुलम का अगर वो n ऑसिलेशन लेता है तो छोटा वाला पेंडुलम n+1 ऑसिलेशन लेगा, और यही मिनिमम टाइम है। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहां लगाइएगा, यहां टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाइएगा 2 पाई रूट अंडर लॉन्ग वाले पेंडुलम का लेंथ डिवाइडेड बाय जी, और n+1 2 पाई रूट अंडर शॉर्ट वाले पेंडुलम का लेंथ डिवाइडेड बाय जी, राइट। और मैंने आपको बोला था कि जी के जगह पे आपको पाई स्क्वायर लिखना है, तो जी के जगह पाई स्क्वायर लिखेंगे। बड़े वाले पेंडुलम का लेंथ आपको गिवन है और छोटे वाले पेंडुलम का लेंथ गिवन है, तो यहां से आप कैलकुलेट करिएगा तो आपके पास n आ जाएगा, यानी 10 ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा सेम फेज में आने के लिए, राइट। और टाइम मिनिमम, हाँ, टाइम मिनिमम क्या हो जाता है, टाइम मिनिमम का जो फॉर्मूला होता है कि अगर छोटा वाला पेंडुलम, अगर मान लीजिए बड़ा वाला पेंडुलम n ऑसिलेशन लेता है तो छोटा वाला पेंडुलम n+1 ऑसिलेशन लेगा, तभी मिनिमम टाइम में आएगा। तो यहां से देखिए n का वैल्यू आ गया है, लॉन्ग पेंडुलम का लेंथ आपको गिवन है तो टी मिनिमम आ जाएगा। सो सिंपल।